My dear children, let's deal with energy density of magnetic field. Consider a long solenoid of having length L near the middle, cross-sectional area A, and carrying a current of I through it. The volume associated with the length will be AL. Obviously, volume सी बेसिकली ये सोलेनॉइड है आपका. यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है, ऊपर जो डॉट जो दिखाई दे रहा है, डॉट का मतलब क्या होता है, इधर से बाहर आया है. ओके, वायर जो है बाहर आया, इधर प्लस साइन मतलब अंदर घुसा, इधर बाहर आया देन अंदर घुसा, बाहर आया अंदर घुसा, ऐसे 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 घुमा घुमा के सोलेनॉइड जा रहा है. तो उसके अंदर का क्रॉस सेक्शन है. सीधी सी बात है, सोलेनॉइड में से जब करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करती है, ये तो आप भी जानते हो. क्योंकि देखो इधर करंट फ्लो का डायरेक्शन भी दिया हुआ है, कैसे जा रही है करके, ऐसे ऐसे करंट फ्लो जा रही है. सो यहाँ पर इसका वॉल्यूम अगर किसी ने पूछा, इफ दिस इज एरिया, इफ दिस इज लेंथ, इसके अंदर का वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू लेंथ. सीधी सी बात है. अब एनर्जी स्टोर्ड यूबी, ओके, इन stored by the length L of solenoid must lie entirely within the volume AL. मतलब जो भी एनर्जी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हुआ रहेगा, किसकी वजह से, मतलब इधर से करंट पास हो रही है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है. सो एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर हुआ रहेगा वो थ्रू आउट द सोलेनॉइड स्टोर हुआ रहेगा. ओके, तो वही इन्होंने बताया, एंटायरली विद इन द वॉल्यूम एल, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट जीरो. बिकॉज अंदर से कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो. ओके, moreover the energy stored will be moreover the energy stored will be uniformly distributed within the volume, as the magnetic field B is uniform everywhere inside the solenoid. सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अंदर हर जगह यूनिफॉर्म है, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, दस द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब स्मॉल यूपी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. सो ये रहा एनर्जी, ये रहा वॉल्यूम, ए इंटू एल. अब आप तो जानते हो कि भाई एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन होता है हाफ एल आई स्क्वायर. तो यूबी, कैपिटल यूबी की जगह पे आप लिख सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन ए एल. अब आप क्या करेंगे, एल को क्या करेंगे, ये ऊपर कैपिटल एल जो है ना वो इंडक्टेंस है, नीचे जो स्मॉल एल है वो लेंथ है. ये एल अपॉन एल मतलब इंडक्टेंस अपॉन लेंथ, ये होगा करंट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एरिया. ऐसे हम उसको सेपरेट करेंगे. ओके, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड वी नो दैट द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, इसके पहले हम लोग ने इसके प्रीवियस पेज में हम लोग ने प्रूव किया था एल अपॉन आई, इंडक्शन पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए. ये चीज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग. एक बार ये चीज ऊपर सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये सब्सटीट्यूशन के बाद देखो ऐसे दिखाई देगा, इट विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय ये सेक्शन दैट इज आई स्क्वायर अपॉन 2a. आई स्क्वायर अपॉन 2a, इसमें ए कैंसिल हो जाएगा, हाफ बाहर निकलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर हमारे पास बचेगा. ओके, अब यहाँ पर बी का एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, म्यू नॉट एन आई. तो हम एक काम करेंगे, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है फिर म्यू नॉट एन आई मतलब क्या होता है, बी होता है. हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी म्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे. सो म्यू नॉट और म्यू नॉट कुल मिलाकर म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा. सो म्यू नॉट एन आई बेसिकली हमें कंबाइन करके क्या देगा, ये कंबाइन करके देगा बी स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर देगा, नीचे म्यू नॉट देगा. सो दैट्स हाउ योर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी, ओवरऑल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी दिस एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन क्या है बेसिकली, हाँ 1 by म्यू नॉट बी स्क्वायर. ये किससे एनालॉगस है उन्होंने बोला था, इट इज एनालॉगस टू दी एनर्जी along the electric field that is half epsilon e square. So half को half है, e square को b square है, that is electric field को magnetic field है, and epsilon permittivity को ये mu naught का term है जो permeability है. ये दोनों एक दूसरे से एनालॉगस है, दोनों सेम नहीं है, दोनों एक दूसरों का सिमिलर है, ऐसे बोलते हैं. ओके, सो दिस इज permeability, this is permittivity. किसी को कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया. So my dear children, please write down the heading energy density of a magnetic field. Energy density of a magnetic field, ये heading लिख लीजिए. ये हेडिंग लिखने के बाद डायरेक्टली ये डायग्राम बनाइए प्लीज.
डायग्राम बनाकर आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख लीजिए। आई बिलीव आप लोगों का लिख के हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब ये जितना मैंने लिखा उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए प्लीज, ये 2 लाइन। आई बिलीव आप लोगों का लिख के हो गया। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ जाइए, इस पे है ना, ये सिंस करके कमांड दे दीजिए, सिंस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, उसके बाद फाइनली ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए। इसको जब लिखेंगे तो ऐसे भी साथ में लिख लीजिएगा, हाफ इंटू, या फिर ठीक है यार, ये हाफ इंटू 1/μ0 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख लीजिए। दोनों का मतलब तो बेसिकली सेम ही होगा। ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, उसके बाद ये नीचे वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए प्लीज। आई बिलीव हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये रहा एक सम है जो उन्होंने सॉल्व किया हमारे लिए। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल ऑफ लेंथ L carrying a current I. The current flows down the inner cylinder with a radius A and flows out of the outer cylinder with a radius B. अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हम लोग को पता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू सिलेंडर्स एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन एज दिस। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? ये एक्सप्रेशन आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड एल्सवेयर कहीं पर भी जो है वो बेसिकली जीरो होता है। अब एनर्जी डेंसिटी के बारे में आप जानते ही होंगे। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन इज v²/2μ। ये बी के जगह पे ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन डाल देंगे तो एनर्जी डेंसिटी का नया एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिलेंडर शेल ऑफ लेंथ L, रेडियस R, थिकनेस dr। ओके, मतलब ये एक छोटा सा एलिमेंट उन्होंने कंसिडर किया, थिकनेस जिसका dr होगा। ओके, वो कितना होगा? एनर्जी इज बेसिकली, मतलब यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन उन्होंने लिया, ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिया है। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इट इज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। सी, एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसको टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, नहीं तो एलिमेंटल एनर्जी अपॉन एलिमेंटल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। सो इन शॉर्ट, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करके, एनर्जी डेंसिटी और दोनों को वॉल्यूम को दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। वही चीज इन्होंने यहाँ पर किया है। टोटल एनर्जी जो है दैट इज बेसिकली टोटल एनर्जी du will be equal to एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर डाल दिया, ऊपर से उठा के वॉल्यूम यहाँ पर डाल दिया। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2πr इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ओके, ये हो जाएगा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। 2πr dr आपको एरिया देगा, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर देगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा। सो इन दोनों को कंबाइन करके ये आपका एक्सप्रेशन होगा एनर्जी का। अब ये क्या है? डी मतलब क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये डी को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे तब जाके आपको टोटल एनर्जी मिलेगा या फिर टोटल वर्क मिलेगा। एक बार टोटल वर्क का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वो भी कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर बी तक। क्वेश्चन में बोला है वो ए से लेकर बी तक जा रहा है करके। एक बार ये मिल गया, फिर आप क्या करेंगे? इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ? हाफ एल आई स्क्वायर के साथ इक्वेट करेंगे। एक बार आप इसको इक्वेट करके जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको एल का एक्सप्रेशन मिल जाएगा जैसे यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। किसी को कोई डाउट? ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही आप देखो, ये छोटे से मार्किंग करके रख लीजिए। देखो, अभी आपके पास पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा अभी बैठ के लिखो, लेकिन हाँ डेफिनेटली बाद में लिखने के लिए मैं बोलूँगा। हाल फिलहाल के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि ये कैसे आया, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही मार्क करके रख दीजिए। ये वाला चीज़ जो है ना, टेक्स्ट बुक के अंदर ही मार्क करके रख दीजिए, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा बाद में। फिर ये जो इक्वेट किया, हाफ एल आई स्क्वायर से इक्वेट करके ये मिला, ये चीज़ आप टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क करके रख दीजिएगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में बेसिकली क्या है?
चलो सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, मैं आपको एक देखो इसका एक आगे पढ़ के तो बताऊंगा एक डिटेल में क्या है करके, बट इसका एक शॉर्ट समरी मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने जब पावर सप्लाई से कनेक्ट किया तो इसके अंदर जो भी करंट का फ्लक्चुएशन हुआ, इस वजह से इसमें एक ईएमएफ जनरेट हुआ, जो ईएमएफ इसी के करंट को रोकने की कोशिश की। ओके, तो वो रोकने के झंझट में यहाँ पर जो भी मतलब खुद ने खुद को ही जो इंड्यूस किया, मतलब खुद के ऊपर ही जो ईएमएफ इंड्यूस किया, उस प्रॉपर्टी के झंझट में जो एक कांस्टेंट जनरेट हुआ था, वो कांस्टेंट का नाम था सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब इसी कॉइल ने इसी के ऊपर ईएमएफ जनरेट करके खुद को ही रोकने की कोशिश की, उस झंझट में जनरेट हुआ था, इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब सेम काम, मतलब सेम काम होगा, फर्क सिर्फ इतना है कि खुद के ऊपर नहीं होगा बल्कि दूसरे के ऊपर होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक कॉइल होगा जिसमें सेल कनेक्टेड होगा, उसके बाजू में एक और कॉइल हम लोग रखेंगे जिसपे कोई सेल वगैरह कनेक्टेड नहीं होगा। तो इस बार क्या होगा, ये इसके ऊपर जो भी हम लोग करंट चेंज करेंगे, इस वजह से जो भी फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स चेंज दूसरे के ऊपर एक ईएमएफ जनरेट करेगा एंड उधर से करंट पास करवाएगा। तो ये जो करंट दूसरे के ऊपर पास करवाया, मतलब बेसिकली क्या, उसने खुद के ऊपर भी किया प्लस बाजू वाले के ऊपर भी किया। तो बाजू वाले के ऊपर जो करने के लिए फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस जो उसने किया, उस एक्टिविटी में जो कांस्टेंट पैदा होगा, उस कांस्टेंट को हम लोग बुलाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर कैपिटल एम से उसको डिनोट करेंगे। दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अब चलो यहाँ पर इन डिटेल देखते हैं। इट्स लाइक, लेट अस कंसिडर अ केस ऑफ टू कॉइल्स प्लेस्ड साइड बाय साइड एज शोन इन द फिगर। जैसे कि देखो इधर फिगर दिया हुआ है, ये रहा, ये एक कॉइल है जिसमें बैटरी कनेक्ट किया है, ये दूसरा कॉइल है, इसको बैटरी नहीं कनेक्ट किया, उसमें एमीटर कनेक्ट किया इन ऑर्डर टू मेजर कि भाई करंट फ्लो हो रही है तो कितना फ्लो हो रही है। ओके, then suppose a fixed current of I1 is flowing through coil 1. Due to this current, a magnetic field of V1 will produce in the nearby region surrounding coil 1. Let flux 21 be the magnetic flux linked with the surface area S2 of the coil 2 due to the magnetic field V1, which can be written as this much। मतलब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि ये कॉइल 1 है, कॉइल 1 में से करंट पास जब करेंगे तो कॉइल 1 के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, उसके बाजू में दूसरा कॉइल रखेंगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल के अंदर से भी पास होगा। सो दूसरे वाले कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ तो फ्लक्स जनरेट होगा, बिकॉज पहले वाले के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले के अंदर भी पास होकर चला गया। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब B1 मतलब क्या है, पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड, Phi21 मतलब दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड, Phi2 मतलब दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, Phi21 का मतलब दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वन। सो Phi21 इज बेसिकली फ्लक्स का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ B बार डॉट DA बार, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिखेंगे B1 लिखेंगे और इधर Phi21 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम तो जानते हैं कि भाई हाँ, हम तो जानते हैं कि भाई जो फ्लक्स है, ये जो भी फ्लक्स जनरेट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लक्स डिपेंड करेगा बेसिकली B1 के ऊपर। B1 मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वन। हम तो एक्सप्रेशन से जानते हैं कि भाई फर्स्ट कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है फर्स्ट कॉइल पे हम लोग ने कितना करंट पास करवाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट कॉइल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड सेकंड वाले का फ्लक्स डिपेंड करेगा फर्स्ट वाले के मैग्नेटिक फील्ड पे, फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा फर्स्ट वाले के करंट पे। सो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ सेकंड वाले का फ्लक्स डिपेंड करेगा फर्स्ट वाले के करंट पे। दैट इज द एक्सप्रेशन गिवन ओवर हियर। आई बिलीव आई एम क्लियर। अब since this is proportional, there should be a proportionality constant. This proportionality constant over here is named as m। M21 इसलिए बुला रहे हैं because this in this case फ्लक्स जो है वो सेकंड वाले का चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन। सो इसी वजह से हम इसको M21 बुलाएंगे। M21 इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टर्म्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 with respect to coil 1। coil 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस with respect to coil 1। ओके, सपोज I1 चेंजेस स्लोली, यहाँ पर क्या फ्लक्स है, फ्लक्स इतना है, अभी तक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, अभी तक हम लोग ने क्या अज्यूम किया है, करंट कांस्टेंट है, ऐसे अज्यूम करके रखा है हम लोगों ने। अब अगर करंट चेंज हुआ, इन्होंने बोला है कि भाई करंट जो है वो आराम से चेंज हो रही है। ओके, suppose I1 changes slowly, I1 changes slowly with time, then the magnetic field V1 in the vicinity of coil 2 is related to the I1 in the coil 1 in the same way as it would be related to the steady current। मतलब जैसे इन्होंने बोला कि भाई करंट अगर कांस्टेंट है तो कैसे फ्लक्स डिपेंड करती है करंट पे, वैसे ही करंट अगर चेंज होगा तो फ्लक्स भी उसके हिसाब से चेंज होगी। तो एंड में इन्होंने वो बोला मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द I1 चेंजेस इन द I1। ना आगे बढ़ते हैं। अब सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि भाई
सेकंड केस में दैट इज सेकंड कॉइल में अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस करना है दैट इज बेसिकली माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ओके, सेकंड का फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है सेकंड का ईएमएफ कितना है। एंड फ्लक्स का एक्सप्रेशन तो हम लोग ने अभी भी इधर ऊपर निकाल के रखा है, 5 इज इक्वल टू एम इंटू आई। तो फ्लक्स की जगह पे लिखूंगा एम इंटू आई, एम बाहर निकलेगा क्योंकि एम इज अ कांस्टेंट जस्ट लाइक सेल्फ इंडक्टेंस, आई अंदर रहेगा। सो इन शॉर्ट मैंने ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल का डेरिवेशन निकाला है, इट इज बेसिकली माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई डी आई वन बाई डी टी। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर सेकंड कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ पर अभी ईएमएफ अगर जनरेट होगा, इवन तो कॉइल कनेक्टेड नहीं है अपना, क्या बोलते हैं उसको, सेल या बैटरी कुछ कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। अब होगा क्या पता है, ये जो ईएमएफ इधर जनरेट हुआ इस वजह से आराम से इधर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आप तो जानते ही हो ओम्स लॉ, जहां ईएमएफ वहां करंट फ्लो। नाउ वी अलाउ करंट आई टू फ्लो थ्रू कॉइल टू, सही बात है, करंट फ्लो होना ही है क्योंकि उधर ईएमएफ आ गया है। On account of this current, the magnetic flux phi 12 like linked with the coil 1 is obviously proportional to the I2। तो जैसे सेकंड वाले पर फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता था फर्स्ट वाले के करंट के ऊपर। कैसे हुआ था, स्टोरी याद है आपको, करंट फ्लो हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बाजू वाले के पास गया, बाजू वाले पर फ्लक्स क्रिएट किया। इस तरह से बाजू वाले सेकंड का फ्लक्स फर्स्ट के करंट पे डिपेंडेंट था। अब देखो स्टोरी रिवर्स हो रहा है, अब सेकंड वाले पे भी करंट फ्लो होगा। सेकंड वाले पे करंट फ्लो होगा तो उसके पास खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये खुद का जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस फर्स्ट वाले को भी इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो सेकंड वाले पे अकेला ही रहेगा, वो फर्स्ट वाले के थ्रू भी जाएगा। फर्स्ट वाले के थ्रू पे जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट वाले पर भी जो फ्लक्स होगा ना वो सेकंड वाले के करंट के वजह से कुछ ना कुछ तो फ्लक्स फर्स्ट वाले पे भी जनरेट होगा। ओके, तो ये दोनों कॉइल्स दोनों के इंडिविजुअली खुद पर भी जनरेट करती है फ्लक्स एंड बाजू वालों पर भी जनरेट करती है। पहला वाला कॉइल दूसरे वाले पे भी जनरेट करती है, दूसरा वाला पहले वाले पे भी जनरेट करती है। सो अब उल्टा अगर सोचेंगे, पहले वाले का फ्लक्स जो होती है वो डिपेंड करती है दूसरे वाले के करंट के ऊपर। ऑब्वियसली जैसे प्रीवियसली हम लोग ने देखा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, इस बार भी उसका नाम रहेगा एम, क्योंकि यहाँ पर भी म्यूचुअली इंड्यूस हो रही है। इस बार इसको मैं नाम दे दूंगा M12 बिकॉज ये जो है इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2, और M12 का एक्सप्रेशन होगा 512 अपॉन I2। इसमें से वापस अगर आपको पूछना हो तो ईएमएफ निकालना होगा E12, दैट इज नथिंग बट जैसे प्रीवियसली हम लोग ने निकाला E21 इज इक्वल टू M21 मल्टीप्लाइड बाई DI1 बाई dt, वैसे ही E12 इज इक्वल टू M12 मल्टीप्लाइड बाई DI2 बाई dt। ओके, सो इन शॉर्ट पहले वाले की वजह से दूसरे वाले पे होगा, दूसरे वाले की वजह से पहले वाले पे होगा, दोनों एक दूसरों के ऊपर म्यूचुअली इंड्यूस करेंगे। एंड सिमेट्रिकली हम लोग ने ये नोटिस किया है कि भाई दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसी वजह से हमेशा हम लोग M12 M21 ऐसे अलग अलग डिस्टिंग्विश करने की कोशिश नहीं करेंगे, दोनों वैसे भी तो सेम ही है ना, तो दोनों को हम लोग सिर्फ M करके नाम दे देंगे। ओके, ना हाँ, और ये M का डेफिनेशन क्या होगा, आप भले लिखो 521 अपॉन I1 लिखो या 512 अपॉन I2 लिखो, ये दोनों का मतलब सेम ही होगा। इन शॉर्ट 5 मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये 2 है ये 1 है, मतलब अगर मैं बोलूंगा 5 ऊपर 2 रहेगा नीचे I1 रहेगा, मतलब 2 को मैं सेकेंडरी बोल देता हूँ, 1 को मैं प्राइमरी बोल देता हूँ, एक को प्राइमरी कॉइल बोल देता हूँ, एक को सेकेंडरी कॉइल बोल देता हूँ। तो इन जनरल म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला रहेगा फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। That means flux of secondary coil will be equal to M multiplied by current of primary coil। इसमें से अगर आपको EMF निकालना, अभी 1221 बोल रहे थे ना, अभी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी करके बोलेंगे। EMF of the secondary coil will be equal to change in flux of the secondary coil, सेम डेरिवेशन यूज करना है आपको। EMF of the secondary coil will be equal to M multiplied by current of primary, change in current of primary coil upon dt। इसमें से M का एक्सप्रेशन निकालना है, इट इज ES upon DIP by dt। सो इन शॉर्ट हम लोग ने यहाँ पर निकाला है कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट हम लोग हेनरी ही बोलेंगे, जैसे पिछली बार हम लोग ने लिया था वैसे सेम टू सेम। ओके, आई बिलीव इतना आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक रफ आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा। किसी को कोई डाउट है? ओके, बहुत ही बढ़िया। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपिटल एम करके ब्रैकेट में लिख लीजिए। उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए प्लीज, डायरेक्टली डायग्राम बना लीजिए प्लीज।
पहले लिखना फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्राइमरी कॉइल व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल, देयरफॉर फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। तो कॉइल 1 के इधर प्राइमरी लिखना, कॉइल 2 के इधर सेकेंडरी करके लिख लेना। ओके, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ना ये एक्सप्रेशन, ये इतना लिखने के बाद डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिख दो, phi s is equal to m multiplied by ip। ओके, ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसके नीचे लिख लीजिए वेयर m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, इतना लिख लीजिए, वेयर m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो मैं खुद का नोट्स बना के दे रहा हूँ, शॉर्ट में नोट्स बना के दे रहा हूँ आप लोगों के फायदे के लिए, जल्दी समझ में आने के लिए। वेयर m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। हेनरी का सिंबल है कैपिटल एच, उसका फुल वर्ड होगा हेनरी, लाइक दिस। एच को स्मॉल लिखना, हेनरी कैपिटल एच। SI यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, इतना लिख लीजिए। ओके, उसके बाद ऑल्सो फ्रॉम फैराडेज लॉज, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, बाकी चीज़ों को हम इरेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्सो फ्रॉम फैराडेज लॉ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख लीजिए प्लीज। इनफैक्ट मैं बोलूँगा यहाँ तक लिख लीजिए प्लीज।